नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टेप विद मी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके लिए BPSC का प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चलाया जा रहा है और आज के इस सेट में है जो आपको चौथा नंबर सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, तो आप बने रहें इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। इसमें पूरे 150 क्वेश्चन का संकलन किया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि फास्ट में और अच्छे तरीके से क्वेश्चन का व्याख्या किया जाए जहां पे इसकी ज़रूरत होगी, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। इसके बावजूद अगर आपको कहीं परेशानी हो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप अपने बुक को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस से रिवीजन सेशन है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन को ज़्यादा कवर करने को प्राथमिकता दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहला दिया गया है क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और विवेल योजना। बात कर लें क्रिप्स मिशन की, यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट की, तो ये आपको 1928 में आया था दोस्तों। दूसरा आपको जो है अगस्त प्रस्ताव, ये आपको 1940 में आया था। तीसरा जो आपको देख लें क्रम के अनुसार, तो आपको क्रिप्स मिशन 1942 में, और उसके बाद विवेल योजना जो आपको 1945 में आया था दोस्तों। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी आएगा। ये करेक्ट आंसर इसका निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर बी। बात कर ले अगला क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट को मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका अगर सूची मिलान करने की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपको निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको इस तरह से मैच किया गया है। बात करें भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो 1850 में हुआ है, जो आप सभी को पता होगा। दूसरा जो भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है ये आपको हो गया 1951 में। और तीसरा जो आपको दिया गया भारतीय साम्यवादी दल, जो आपको 1925 में हुआ है। और आपको चौथा में दिया हुआ है ऑप्शन डी में AIMDMK, ये जो आपको हुआ है 1972 में। इसका हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। बात कर लेना अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम जो था इसके द्वारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसमें कह रहा है दोस्तों को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें क्या दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको जो पहले होगा वो आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। किस प्रकार से, तो ये देखिए VD सावरकर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये आपको चले जाएगा जो VD सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर 2 में चले जाएगा। दूसरा और आपको ऑप्शन नंबर बी में RC मजूमदार जो आपको चले जाएगा आपको द सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। और ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया ये आपको चले जाएगा सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी 1857 to 59। और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ अशोक मेहता, ये आपको चले जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, जो है द ग्रेट रिबेलियन। तो इस प्रकार से कूट का मिलान हो गया और हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो जो सुमेलित युग्म की बात कर लें तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ई। इसमें इसका मतलब हुआ कि एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं जो सही है। तो इसका व्याख्या के तौर पर बात कर लें दोस्तों, तो पहला दिया हुआ लाहौर प्रस्ताव जो है फजलुल हक है। पीरपुर रिपोर्ट जो है आपको राजा मोहम्मद मेहदी है। और सी में है जनता की योजना विनोबा भावे। तो ऑप्शन के नंबर सी को छोड़कर जो है बाकी सब जो है आपको इसका सही सुमेलित किया गया है। बात कर लें और मानवेंद्र नाथ जो है ये आपको राय ने 1945 में जनता योजना का जन योजना के नाम से एक योजना प्रारूप को प्रस्तुत किया। आचार्य विनोबा भावे की महत्वपूर्ण योजना 1951 से चलाया गया था, जिसे भूदान आंदोलन कहा था। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया गया था। प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार में फजलुल हक और सिकंदर हयात खां का योगदान था। हालांकि पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली द्वारा 1938 में तैयार किया गया था। फजलुल हक के द्वारा प्रस्ताव को पेश किया गया और खलीक उल-जमा ने इसका अनुमोदन किया था। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसमें कह रहा है आपको
कथनों पर विचार कीजिए। ए में कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की और उस पर कारण में कह रहा है इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। इस प्रकार से कथन और कारण का देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा। ए तो सही है, परंतु आर जो इसका कारण दिया गया है वो गलत है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें कह रहा है कि मलमपुझा बांध जो है वो किस नदी पे अवस्थित है। कौन सा बांध दोस्तों? तो मलमपुझा बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है, तो ये आपको दोस्त मलमपुझा पे ही अवस्थित है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसमें कह रहा है चेरुथानी बांध किस नदी पे अवस्थित है। तो ये आपको अवस्थित है भवानी पे। कहाँ अवस्थित है? भवानी पे। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो चित्रकूट जलप्रपात जो है आपको कहाँ अवस्थित है, ये आपको बस्तर में अवस्थित है। बस्तर में। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें कह रहा है पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कहिए विचार कर लेते हैं। पहला कथन कह रहा है यह एक ब्रह्मोत्सव पर्वत है, इसका जो है पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। और तीसरा कथन कह रहा है इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट आच्छादित है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर दोस्तों निकल कर आता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका तीनों कथन जो है बिल्कुल सही हो जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें कह रहा है E9 पहल किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 में, तो इसमें क्या निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है। तो इसके फसल की रोपाई की बात करें तो दोस्तों धान की फसल जो इसकी रोपाई की जाती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें कह रहा है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो ये दोस्तों अवस्थित है आपको डी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है सिंगरौली जल विद्युत परियोजना। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है। तो ये जो होता है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि केरल में होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए देख लेते हैं इसमें से सोना जो है कोलार में है और कोयला जो है झरिया में। बिल्कुल सही सम्मिलित किया हुआ है ये। अब बात कर ले रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, इसमें कह रहा है लौह अयस्क गुंटूर में और डी में कह रहा है हीरा पन्ना में। तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा सी आ जाएगा लौह अयस्क जो है गुंटूर में। ये इसका सही जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। लौह अयस्क का भंडार गुंटूर में नहीं है। गुंटूर आंध्र प्रदेश का डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक नगर है। इस डेल्टा का निर्माण कृष्णा नदी के द्वारा होता है। भारत में लौह अयस्क का मुख्य केंद्र झारखंड एवं ओडिशा के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और कर्नाटक में है। झारखंड का सिंह भूमि और उड़ीसा का केंदुझर जिला लौह अयस्क के भंडार के लिए फेमस है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। क्या है? लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसमें कह रहा है जो दो सूची दिया गया है उन सूची को मिलाना है। तो अगर ये सूची को मिलाते हैं तो मिलाने के अनुसार इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। अब देखते हैं किस में कौन मैच करेगा। बात करें हीरा, तो हीरा आपको हो जाएगा कार्बन से, जो 4 में जाकर मैच कर जाएगा। बात कर लें संगमरमर में, तो जो इसमें कैल्शियम युक्त होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में मैच कर जाएगा। और तीसरा है रेत। रेत जो आपको सिलिकॉन में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर जाएगा। बात कर लें माणिक्य रूबी, ये जो है आपको मिल जाएगा 3 में, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 में, तो इसमें कह रहा है लोमबोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य अवस्थित है। तो ये दोस्तों अवस्थित आपको ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है बाली एवं लोमबोक के बीच में अवस्थित है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यहाँ भी 2 ऑप्शन दिया गया आपको सूचीकरण मिलाने के लिए, जिसमें एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ से प्रमुख जो है प्राथमिक निर्यातक के वस्तु के बारे में दिया गया है। तो इसका सूची को मिलान करें तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको निकल के आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। आइए देखते हैं इसका मिलान करके। तो पहला दिया हुआ है चार्ड। चार्ड जो है आप चल जाएगा पेट्रोलियम के लिए, जो ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा। नाइजर देश जो है ये आपको मिल जाएगा यूरेनियम के लिए, जो ऑप्शन नंबर 2 में चले जाएगा। बात करें रवांडा, तो रवांडा चले जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 में, जहाँ पे कहवा और कॉफ़ी का है।
बात कर ले बेनिन की तो ये चले जाएगा आपको कपास के लिए ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रूस का प्रमुख संसाधनों में से एक है। तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ई। तो देखते हैं क्यों ऐसा हुआ। पहला है कोयला, लौह अयस्क, हीरा और यूरेनियम। तो रूस के प्रमुख संसाधनों में अगर बात कर लेते हैं तो उसमें होता है कोयला, हीरा, लौह अयस्क, ये सारे होते हैं, इसलिए जो है ये इसके लिए हो जाता है। जबकि बात कर लें यूरेनियम खनन के लिए तो पूरे दुनिया में 70% उत्पादन जो है मात्र 3 देशों के द्वारा किया जाता है। वो देश जो है आपको कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। बात कर रहे हैं कि 3 देशों के अलावा 1000 टन उत्पादन करने वाले देशों में रूस, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, चीन और उड़ीसा और यूक्रेन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इसमें क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलावी एशिया को छोड़कर बाकी जो ऑप्शन है वो सुमेलित किए गए हैं। ए जो है बैकाल जो है रशियन फेडरेशन में है, सी आपको कैस्पियन सागर एशिया यूरोप में है और डी आपको तंगानिका अफ्रीका में है। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 में, तो इसमें कह रहा है आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बात करें जनसंख्या घनत्व की तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या घनत्व मात्र 46 है। उसके बाद लक्षद्वीप आता है जिसका कि है आपको 2149, फिर दमन-दीव जो है 2191 और दादरा नगर हवेली का जो लक्षद्वीप जो जनसंख्या घनत्व है वो मात्र 700 है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, जिसमें कह रहा है वर्तमान में वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है। तो वो आपको अनुमान है 575 मिलियन, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 26 की, भारतीय संविधान का भाग 16वां संबंधित है किससे। तो उसका संबंधित ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है मात्र 3 माह से अधिक तक नहीं रह सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, जिसमें कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 326। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए इसको मिलान के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर के देखने के बात करें। इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी की अगर मिलान की बात करें तो इसमें किस तरह से दिया गया, तो पीके थुंगन समिति जो आपको इसका स्थापना होता है 1988 में। दूसरा है अशोक मेहता समिति हो जाएगा आपको 1977 में। उसके बाद BR मेहता जो है वो 1957 में हो जाएगा। उसके बाद बचता है LM सिंघवी जो कि 1986 में इसका हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 में, इसमें कह रहा है लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री मिश्रण को बदलना या फिर परिवर्तनशील लागत को कम करना। बात करें क्वेश्चन 31 की, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन में जो है परिवहन के साधनों की कम संख्या को नहीं समझा जा सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो इसमें कह रहा है परिवहन संचार और वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको तृतीय गतिविधियां के अंतर्गत आते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, आयात कर क्या है। तो ये आयात कर जो व्यापार की मात्रा को घटाता है, क्या करता है, व्यापार की मात्रा को घटाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, GST किस तरह का कर है। GST जो है आपको अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है RBI के सलाहकारकर्ता बन गए हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 36 में, तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी, FW टेलर जो है इसके प्रबंधन के जनक हैं।
बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, तो रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ई जो रहेगा, ई रेटिना पर, और ये रेटिना के आगे पर, कॉर्निया पर, या डी अंध बिंदु पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा 37 का ऑप्शन नंबर ई निकल के आएगा, जो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दृष्टि दोष में दूर की दृष्टि अच्छी होती है, जबकि इनमें निकट की दृष्टि अप्रभावित होती है। इस दृष्टि दोष में नेत्र लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये होता है, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 38 की, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, वाई। ऑप्शन ई जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्यों? तो इसमें पहला दिया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें देखिए दिया गया है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो है ना प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण तीनों से होता है। तो इस प्रकार से इसका जो है ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। क्या है माध्यम आवश्यक नहीं है? तो ये जो है आपको विकिरण के लिए जो है आवश्यक, माध्यम जो है आवश्यक नहीं है विकिरण के लिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो 40 में आपको कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील की एक मिश्र धातु है, जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को जो है मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? तो क्रोमियम मिलाते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, तो ये जो है कोबाल्ट ऑक्साइड जो है ऑप्शन नंबर ए में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन 42 की, तो इसमें क्या इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ई इसका हो जाएगा, क्योंकि इनमें एक से अधिक जो है उससे जनित रोग हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 43 की, तो इसमें कह रहा है कि जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं। तो कौन इसका बिचौलियों का कार्य करते हैं? तो उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्पादक इसका कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, तो ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेंसला और सल्फर डाइऑक्साइड फोटोकेमिकल ऑक्साइड, तो मतलब एक से अधिक कारण है इसके क्षरण होने के। बात करें क्वेश्चन 45, इसमें कह रहा है ओमेगा-1 अपवर्तनांक के एक द्विउत्तल लेंस को ओमेगा-2 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है, तो यह कार्य करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ओमेगा-1 लेस देन जो हो जाएगा ओमेगा-2 अपसारी लेंस से। बात करें क्वेश्चन 46 में, तो विलवणीकरण डिसॉल्यूशन क्या है? विलवणीकरण या डिसॉल्यूशन क्या है? तो ये एक प्रकार का जो है ऐसी क्रिया है जिसमें नमकीन पानी में खनिज पदार्थ को अलग करती है। क्या करती है? नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या है रेडियो सक्रिय पदार्थ का औसत आयु क्या है? क्या कर रहा है? रेडियो पदार्थ का सक्रिय कितना है? सी, लैम्डा का व्युत्क्रम क्या है? लैम्डा का व्युत्क्रम है। बात करें क्वेश्चन 48 की, तो जल ना अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण अथवा दान नहीं कर सकता है। क्या करता है? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन 49 की, क्वेश्चन नंबर 49 की, तो इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल के ऑप्शन नंबर बी आएगा। और बी को अगर मिलान की बात करते हैं, तो पहला है बी में बंगाली चले जाएगा आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद है बी में बंगवासी चले जाएगा जोगेंद्र नाथ बोस में। और आपको सी में है वंदे मातरम चल जाएगा आपको अरविंद घोष में। और डी में है अमृत बाजार पत्रिका, जो चल जाएगा आपको मोतीलाल घोष में। तो बात करें क्वेश्चन 50 की, तो इसमें कह रहा है अनामय पहल का मकसद क्या है? कौन सा अनामय पहल का मकसद क्या है? तो इसका मकसद है आपको जनजातियों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, तो इसमें क्या रहा, भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? तो ये आपको क्या जा रहा है, पटना में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 52 की बात कर लें तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंचाई। बात करें क्वेश्चन 53 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे क्रॉनिकल, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सुमेलित नहीं है, बाकी जो है सभी सुमेलित किए गए हैं। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन 54 की, तो इसमें कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो इसका करेक्ट आंसर अगर मैचिंग के हिसाब से देखें तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, इस हिसाब से अगर मैचिंग कर लेते हैं तो वो पहला है लकुशिस। लकुशिस का जो है आपको मैच करके जाएगा पाशुपत में। दूसरा है नागार्जुन, नागार्जुन जो आपको चल जाएगा शून्यवाद में। तीसरा है भाद्रबाहु, भाद्रबाहु चल जाएगा जैन में। मखलीपुत्र गौशाला, ये चल जाएगा आपको आजीवक में। तो इस प्रकार से ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर होगा। बात कर लें 55 में, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो इसका है बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों इसका अभिप्राय है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन 56 में, इसमें क्या है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर जो आपको निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भीतरी जो प्रकेशन द्वितीय का ये जो है मैचिंग नहीं है। बाकी जो है ए में है नासिक जो है गौतमी पुत्र, ये आपको मैचिंग किया हुआ है। दूसरा बी में हाथी का गुम्फा जो खारवेल, ये मैचिंग किया हुआ है। डी में है गिरनार जो रुद्र दामन प्रथम से, ये सही मिलान किया हुआ है। बात करें क्वेश्चन 57 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, धर्मपाल ने किया था। बात करें क्वेश्चन 58 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें पहले जो आपको आ जाएगा यशोवर्मा, यशोवर्मा आएगा पहले नंबर पे। दूसरा नंबर पे आपको आ जाएगा आपको धंग, और तीसरा नंबर पे आपको आ जाएगा विद्याधर, और चौथा पे आ जाएगा कीर्ति वर्मा। बात करें क्वेश्चन 59 की, जिसमें क्या निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला दिया हुआ है आपको मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। इस प्रकार से अगर इसको मिलान करते तो इसका करेक्ट आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए। तो पहले तराइन का द्वितीय युद्ध होगा, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होगा, फिर अफगानपुर षड्यंत्र होगा, और मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी का स्थानांतरण परिवर्तन होगा। तो बात करें तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो 1192 को। बात कर लें इस युद्ध में गौरी की विजय हुई थी और भारत पर इस्लामिक राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। 1996 में अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा की हत्या कर दिया एवं दिल्ली का सुल्तान बना, और 1325 में जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय पर वापस लौट रहा था, तब इतिहासकार बदायूनी के अनुसार सुल्तान का पुत्र जौना खान ने षड्यंत्र पूर्वक तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर में स्वागत समारोह के लिए बनाया गया लकड़ी का भवन को गिराकर सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या कर दी। जबकि 1326-1327 में मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दौलताबाद हो गया था। इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें तो इसमें क्या रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें उसका करेक्ट आंसर जो निकल के आए हिसाब से मिला कर देख लेते कि इसका कौन जगह, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, जो इस तरह से इसका मैचिंग होगा। पहला है रणथंभौर जो हमीर देव में मैच कर जाएगा। दूसरा चित्तौड़ है जो ये आपको राणा रतन सिंह से मैच कर जाएगा। तीसरा है देवगिरी जो आपको राजा रामचंद्र राय से मैच कर जाएगा। चौथा है गुजरात जो कर्णदेव से आपको मैच कर जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नसरुद्दीन को चिराग दिल्ली भी कहा जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, बाबर जो है ये चलवाया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 63 में, जिसमें कि मैचिंग कराने के लिए कहा गया, इधर एक तरह से विद्रोह है, एक तरह से उसका ईस्वी दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए निकाल के आएगा, जो इस तरह से है। चलिए मिलाते हैं इसका किस तरह से होगा। अमोह विद्रोह जो है आपको 1828 में हो गया था, और कोल विद्रोह जो है आपको
1831 से 32 के बीच में हुआ था, और संथाल विद्रोह जो है आपको 1855 से 56 के बीच में हुआ था, और बादरा मोपला विद्रोह जो केलर मलाबार में हुआ था ये 1921 में हुआ था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, जिसमें क्या चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रह नारायण जो इसका जांच समिति का नहीं था। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की, कोका आंदोलन का नींव पड़ी थी कहाँ? तो पंजाब में कोका आंदोलन के नींव पड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय स्वशासन जो लॉर्ड लिटन के द्वारा मिलाया गया है ये नहीं है। बाकी जो है ऑप्शन बी में दिया सहायक संधि विलेजली सही है, राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी सही है, और डी में अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एकदम बिल्कुल सही मैचिंग किया गया है। बात कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन की, जो 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। यहाँ पे हो जाएगा आपको लॉर्ड रिपन, तब ये सही होगा। बाकी यहाँ पूछ रहा है गलत का, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 67 की, जिसमें क्या निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला गांधी इरविन समझौता है, दूसरा आपको जो है सांप्रदायिक पंचायत का निर्णय है, दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा जो है नेहरू रिपोर्ट है। तो अब इसको काल क्रम अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आया था, दूसरा जो है वो गांधी इरविन समझौता 1931 में आया था, तीसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो ये भी 1931 में हुआ था, और चौथा सांप्रदायिक पंचायत जो है 1932 में हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 67 का जो करेक्ट आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर डी होगा, इसको कालक्रम से हटाने के बाद। बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की, तो इसमें क्या सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु जो थे वो CR दास थे। गोपाल सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको CR दास थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 69, बात करें क्वेश्चन 69 की, इसमें कर ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूटशब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो ये ऑपरेशन रूबिकॉन जो है ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर होगा, जिसमें जेल में गांधी के आमरण अनुशासन से संबंध था। बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, तो इसमें कूट को मिलाया जाना है, तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, जो कि इस तरह से इसको मैचिंग करा कर देख लेते हैं। तो पहला दिया गया समाचार पत्र समाचार दर्पण जो है ऑप्शन नंबर डी में 4 में चले जाएगा, जो कि JC मार्समैन। ऑप्शन नंबर बी में दिया मिरात उल अखबार, जो आपको मैच कर देगा राजा राम मोहन राय से, और तीसरा केसरी है जो आपको मिल जाएगा बाल गंगाधर तिलक से, चौथा यंग इंडिया है जो ये आपको मिल जाएगा महात्मा गांधी से। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 71 से, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला अगस्त प्रस्ताव, पुनः समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और चतुर्थ में आपको दिया सांप्रदायिक निर्णय। तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो इसका देख लेते हैं किस तरह से जाएगा। पहले सांप्रदायिक निर्माण जो है आपको ये आ जाए, अधिनिर्माण ये आ जाएगा आपको 1940 में, दूसरा है आपको पुनः समझौता ये आपको आ जाएगा 1932 में, और तीसरा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में आएगा, और दूसरा अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 72 में, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो आपको अभी अधिक केंद्र कहलाता है, जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें 73 में, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा। गारो जो है, गारो आपको मैच कर जाएगा मेघालय से, उसके बाद गिरी मैच कर जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश से, और कुलाई कुल्लई मलाई जो है वो आपको मैच कर देगा तमिलनाडु से, और डामला जो है मैच कर देगा आपको झारखंड से। बात करें क्वेश्चन नंबर 74 में, तो इसमें कह भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? कौन सी जनजाति? तो थारू जनजाति निवास करती है आपको डी में उत्तराखंड में तथा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 75 में, तो इसमें कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ जल धारण क्षमता का घटता क्रम कौन सा होगा? इसका सही का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, मृत्तिका, गाद, बालू, ये सही उत्तर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 76 में, तो कह रहा खबरों में रहा डूम्स डे ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको
अंटार्कटिका में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 77 में, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का मुख्य स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारवाड़ समूह का। बात करें क्वेश्चन नंबर 78 में, जिसमें कह रहा है इधर घास का मैदान है और इधर कंट्री दिया है, इसको मिलान करना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो पहले देख लेते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा वो कुछ इस तरह से। तो पहला है पंपास घास जो है वो अर्जेंटीना में मिल जाएगा आपको। दूसरा पोस्टाज जो है वो आपको मिल जाएगा हंगरी में। तीसरा वेल्ड है ये आपको मिल जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। और चौथा डाउन्स है ये आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की, तो जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण का अनुक्रम को सही में से कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होक्काइडो, होन्शु, शुइक्यू, क्यूशु। तो याद रखना दोस्तों ये 4 द्वीप है उत्तर से दक्षिण की तरफ है, होक्काइडो, क्यूशु, होन्शु और शुइक्यू। बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, जिसमें कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। बात करें क्वेश्चन नंबर 82 में, जिसमें कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण की आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका अगर सही क्रम में सजाने के बाद करेक्ट आंसर देखें तो वो आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। पहले आ जाएगा आपको महाराष्ट्र, फिर आएगा आपको पश्चिम बंगाल, उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश, फिर लास्ट में आएगा आपको गुजरात। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, तो इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है, तो उसका जो है 60 और 500 हो सकती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, जिसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही सुमेलित में हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक या एक में से कोई नहीं हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, जिसमें क्या रहा प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त क्या कह रहा लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि की थी, तो उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, उसके अध्यक्ष बन गए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, तो उत्पत्ति वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और औसत परिवर्तन को मापता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, तो इसमें कहता है भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है, जहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पंजाब, डी होगा करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, जिसमें कह रहा है ई पंचायत पुरस्कार 2021 कौन सा ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीत लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की, तो स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है दलाल जो है हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा आधारित युक्त है, ये कौन सा युक्त है, तो बात कर लें करेक्ट आंसर की, ये हो जाएगा आपको डायनेमो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की, तो इसमें कह रहा ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। बात करें क्वेश्चन 92 में, इसमें दो समान द्रव्यमान वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4.9 है, तो उसके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा, उसके वेगों का अनुपात जो हो जाएगा आपको ये जो है सी हो जाएगा 16 अनुपात 81 हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 93 के, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है शाकनाशी है, इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्यूटाक्लोर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी पीवीसी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन की मुख्य स्रोत है। बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, 96 में कह रहा है निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एस्ट्रोजन जो है वो आपको स्त्रीलिंग हार्मोन है।
बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। विटामिन डी सुखंडी सूखा रोग, विटामिन सी मसूड़ों में खून आना, विटामिन सी विटामिन ए जो है आपको गाठिया, विटामिन डी इसमें दिया विटामिन B1 जो है बेरी बेरी रोग। ये जो ऑप्शन दिया विटामिन B1 बेरी बेरी रोग, ये आपको सही मैच नहीं किया हो, तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो विटामिन सी का विटामिन डी B1 जो बेरी बेरी है और इसका ये जो मैच किया हुआ है, और विटामिन ए में जो आपको गाठिया रोग दिया गया विटामिन सी में, ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सही मैच नहीं किया हुआ है। बात कर लें विटामिन की, तो विटामिन ए रेटिनॉल इसका रतौंधी होता है, विटामिन B1 थायमिन इसका रासायनिक नाम है जिसे बेरी बेरी होता है, विटामिन सी में स्कर्बिक अम्ल जो स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है जिसे रिकेट्स होता है, और विटामिन ई से टेकेफेरॉल होता है जिसे जनन शक्ति कमजोर हो जाता है। विटामिन के की बात करते हैं, इसे फ्लोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, और इसका रक्त का थक्का नहीं जमना इसकी कमी के कारण होता है। और बात करें दूसरा, तो विटामिन बी और सी की, तो जल में घुलनशील विटामिन होता है, और वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन डी ई एवं के जो है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 98 इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक से अधिक जो है सुमेलित है। तो इस तरह से इसमें दिया गया है अन्य सभी सुमेलित। इसमें एक जो एस्पिरिन निश्चेतक सुमेलित नहीं है, जो एस्पिरिन जो दिया हुआ है इसको छोड़ करके बाकी 3 जो है वो सुमेलित किया गया है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। ये सुमेलित नहीं है एस्पिरिन के साथ जो दिया हुआ पर निश्चेतक, बाकी ये जो है बाकी सब मैचिंग किया हुआ है। बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, तो इसमें कह रहा है एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है लगभग कितना। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 5000 मिलीग्राम होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। बात करें क्वेश्चन नंबर 101 की, तो इसमें कह रहा है जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों दो कथन दिया है, दोनों को देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जीवाणु भोजी विष्णु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जीवाणु भोजी अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार से दोनों कथन सही हैं, और इसका ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 102 इसमें कह रहा मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है क्या। तो वो आपको गौशमर रेशम कहलाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें 103 की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झूठा कंड फॉल्स स्मट जौ में पाए जाने वाला रोग जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें रोग की, जिसमें कर आलू को सैथिल बर्ट रोग जो है सिनक्लिस्ट्रियम इंडोबायोटिकम के द्वारा होता है जो कवक का नाम है, और आलू में अंगमारी रोग जो है फाइटोकेलास इन्फेंट्स के द्वारा होता है, और गेहूं में किट्टू रोग जो है पिक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा होता है, और मूंगफली में टिक्का रोग जो है एस्कर्सपेरो परसेनेटा द्वारा होता है, और अरहर में झुलसा रोग जो है फ्यूजोरियम ऑक्सीपिलियम के द्वारा होता है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 104 की, इसमें कह रहा है विट्रिफिकेशन का उपयोग होता है, तो नाभिक अवशिष्ट को स्थिर करने में इसका उपयोग होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 105 की, इसमें कह रहा है ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। तो ये दूरसंचार की संस्था है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 106 की, द क्रिसमस पिग नामक बच्चों की कहानी की पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, J.K. रॉलिंग ने। बात करें क्वेश्चन 107 की, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं। तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पोषण स्तर 4 के जीव हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 108 की, तो एवोगाड्रो नंबर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। कौन कौन, तत्व के 1 ग्राम परमाणु और परमाणुओं की संख्या, दूसरा NTPC मिलीलीटरों की संख्या जो गैसीय पदार्थों में 1 मोल द्वारा धारित की जाती है, और तीसरा एक पदार्थ जो 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या होती है। तो इस तरह से ये जो तीनों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 109 की, इसमें कह रहा
जब गहरे समुद्र की मछलियाँ समुद्र की सतह पर लाई जाती हैं तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत तेज दाब बहता है। क्या होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बहुत तेज दाब पर बहता है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 110 की, तो इसमें कह रहा है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृति वर्णनवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद निम्न आधारित पर था, जिसमें पहला दिया था स्ट्रगल फॉर एक्सीजेंटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा है आपको ओवर प्रोडक्शन, तीसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और उसके बाद है उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। यह उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत भी कहलाता है। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। योग्यतम की उत्तरजीविता शब्द स्पेंसर ने दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पीच चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बात करें क्वेश्चन 111 की, जिसमें कह रहा है भारतीय मूल की अमेरिकी डॉक्टर कौन है जिसे अमेरिका का सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विवेक मूर्ति। बात करें क्वेश्चन 112 की, तो नासा ने किस संस्था के साथ मिलकर 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ULA। बात करें क्वेश्चन नंबर 113 की, तो इसमें कह रहा है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम सिक्का, ऑप्शन नंबर बी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के, निम्न में से किस पंच ने अपनी वेबसाइट पर आत्मनिर्भर भारत के लोगों के डिजाइन के लिए प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी mygov.in। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्न में से कौन सा संस्थान पॉल हैरिस फेलो सम्मान प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोटरी फाउंडेशन। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, जिसमें क्या है निम्नलिखित में से किस संगठन ने ध्रुव शास्त्र नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी DRDO के द्वारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, इसमें क्या था निम्नलिखित में से कौन सा देश महात्मा गांधी को याद करने हेतु एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपको है ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा ये किया जा रहा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 118 की, तो इसमें कह रहा है IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देख लेते हैं पहला कथन कह रहा है लीग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से शुरू होकर 10 नवंबर तक खेला जा गया। दूसरा, प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दस्ते का आकार 24 खिलाड़ी का था। तीसरा, दुबई, अबू धाबी और शारजाह टूर्नामेंट आयोजन के 3 स्थान थे। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ये तीनों कथन जो है एकदम सही है। बात करें क्वेश्चन 119 की, जिसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सी भाषा यूरोपीय भाषाओं की जननी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में जो है दिया हुआ संस्कृत। बात करें क्वेश्चन 120 को, मांडू महोत्सव 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम जो है खोजने में खो जाओ। क्या है? खोजने में खो जाओ इसका थीम है। बात करें क्वेश्चन 121 की, भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आपको गिरीश चंद्र मुर्मू को, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बात करें क्वेश्चन 122 की, निम्नलिखित में से किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH 2020 में राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल उत्पादन निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान DIAT। बात करें क्वेश्चन 123 की, तो भारत में म्यूजियम ऑफ इल्यूजन कहाँ खोला गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में खोला गया। बात करें क्वेश्चन 124 में, मौद्रिक नीति समिति के लिए एक हालिया फैसले में RBI ने पॉलिसी रिवर्स रेपो दर को कितना प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मात्र 4% पे। बात करें क्वेश्चन 125 में, महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो उसको अपना चीज चौथे जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। बात करें क्वेश्चन 126 की, विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निरुपमा यादव। बात करें क्वेश्चन 127 की, विश्व जैविक ईंधन दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको ये मनाया जाता है
इनमें से कोई नहीं जो है करेक्ट आंसर इसका होगा। और और बात कर लें क्वेश्चन नंबर 128 के, तो घरेलू रक्षा उत्पादन क्या कह रहा है, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितनी रक्षा वस्तुओं की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 101 पे प्रतिबंध लगा दिया है। कितना पे, तो 101 पे लगा दिया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 129 की, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। बात करें क्वेश्चन 130 की, कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के वर्षों का इतिहास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका एम वेंकैया नायडू। तो क्या है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक किससे संबंधित है, एम वेंकैया नायडू। बात करें क्वेश्चन 131 की, किस देश ने अपने स्पेस फोर्स गार्जियंस का नाम दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस के द्वारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 132 की, तो किस स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ अटल इनोवेशन मिशन AIM-3 का नीति आयोग ने भारत में स्वास्थ्य देखभाल नवाचारों और परिणामों को बदलने और सुधारने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOL पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो हो जाएंगे आपको एम्स्टरडीएम हेल्थ केयर, जो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 133 की, तो इसमें कह रहा है 8 से 10 मार्च 2021 के बीच भारतीय नौसेना पोत सुमेधा, कौन सा, भारतीय नौपोत सुमेधा जो है ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोंगला की यात्रा पर थी। मोंगला बंदरगाह शहर किस देश में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश में स्थित है। क्वेश्चन 134 की बात करें तो चौथे सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व मनाया गया, उनके जन्म का नाम क्या था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेठा। बात करें क्वेश्चन 135 की, तो इसमें कह रहा है भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 की रत्नगिरी में कमीशन किया गया, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, ये है गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 136 की, जिसमें क्या है किस राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनी इजरायली बैटरी डेवलपर फिनर्जी ने इलेक्ट्रिक वाहनों EV के लिए अल्ट्रा लाइट मेटर एयर बैटरी बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम को औपचारिक रूप दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय तेल निगम IOC ने। बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो टेलीविजन रेटिंग एजेंसियां के दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठित की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शशि शेखर वेम्पति के अध्यक्षता में। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाली सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्लेस अल्कारेज। बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, JB कृपलानी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जो से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 140 की, तो इसमें बेगूसराय के में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था ये, तो ऑप्शन नंबर बी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। बात क्वेश्चन नंबर 141 की, तो भारत में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये आपको 82 में किया गया था, 1882 में। बात करें क्वेश्चन 142 में बिहार की जलवायु किन किन कारकों पर प्रभाव पड़ता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पे। कौन कौन से, हिमालय की अवस्थिति पे, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, ये सभी कारण जो है इस पे प्रभाव करता है। बात करें क्वेश्चन 143 की, टाल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रबी की फसल के लिए टाल की मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है। बात करें क्वेश्चन 144 की, इसमें कह रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर निर्मित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है गंडक पे अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाहिनी ओर से निकलती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें जो है एक से अधिक नदी निकलती है। बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, जो कहते हैं बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, ये आपको हो जाएगा पूर्णिया जिला, ऑप्शन नंबर डी।
बात करें क्वेश्चन नंबर 147 की, तो इसमें कह रहा है गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। कौन सा? गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? ये आपको गया जिले में अवस्थित है। बात करें क्वेश्चन नंबर 148 की, तो इसमें कह रहा है पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी। बात करें क्वेश्चन 149 की, तो इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। क्या करना है? तो सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो पहले देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका निकल के आएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है, ये आपका ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आइए चलिए इसको अब मैचिंग कर लेते हैं किस तरह से ये किया गया है। पहला दिया हुआ इधर खनिज, उधर दिया हुआ है आपको स्वर्ण, डोलामाइट और पेट्रोलियम। कहाँ पे कौन मिलेगा? तो इसको मिलान की बात करें तो अभ्रक चल जाएगा गया में। अभ्रक जो है इसमें आपको आ जाएगा गया में, अभ्रक चला जाएगा गया में। उसके बाद स्वर्ण चल जाएगा आपको मुंगेर में, और उसके बाद बच जा रहा है आपको डोलामाइट। डोलामाइट आपको मिल जाएगा रोहतास जिला में, और उसके बाद एक बच जा रहा पेट्रोलियम, यो चल जाएगा आपको किशनगंज में। इस प्रकार से इसका मैचिंग हो जाएगा। बात करें लास्ट क्वेश्चन के इस प्रैक्टिस सेट का, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन 50 में क्या कह रहा है कि पायराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड पीपीसीएल बिहार के किस जिले में है अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको निकल के आएगा 150 का, वो बी रोहतास जिला में जो पीपीसीएल अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी। दोस्तों इस प्रकार पूरे 150 क्वेश्चन को इसमें संकलन किया गया है। उम्मीद है ये प्रैक्टिस सेट आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों कृपया करके इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।